तो अब इस लेक्चर में मैं आप लोगों को एक काफी फेमस रिजल्ट के बारे में बताता हूं, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेड्स लॉ। ब्रेड सरनेम है और ये ब्रेड पिता और पुत्र की पहली जोड़ी है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। अलग अलग टाइम पर मिला, एक ही साल में नहीं, पहले पिता को मिला और कुछ साल के बाद बेटे को मिला। तो ब्रेड नाम से दो लोग हैं। आप विकिपीडिया पे जरूर इनके बारे में पढ़ना, काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है। मतलब एक्सरे की खोज के बाद लोगों ने उसके क्या क्या चीजें सोच डाली वो थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं मैं। बेसिकली यहां से बच्चों हमें ना जो चीजें पता लगी वो बता रहा हूँ। क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता लग गया लोगों को। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप लोग ऐसा, क्रिस्टल्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर अंदर का, इस बारे में कभी बातचीत हुई है केमिस्ट्री क्लासेज में? नहीं। अच्छा, तो क्रिस्टल कैसे होते हैं, किस तरह से रेगुलर पैटर्न पे बने होते हैं? एक रेगुलर पैटर्न होता है क्रिस्टल्स में एटम्स का। तो वो स्ट्रक्चर पहली बार ब्रेड ने एक्सरे की मदद से खोज निकाला और एक क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं बच्चों उसको। तो क्रिस्टलोग्राफी में बहुत बड़ी खोज थी। अब क्योंकि मैंने अभी आपको मॉडर्न फिजिक्स पहले पढ़ाया, ऑप्टिक्स नहीं पढ़ाई, तो मुझे थोड़ा सा एक चीज और बतानी पड़ेगी कि आखिर डिफ्रेक्शन क्या होता है और इंटरफेरेंस क्या होता है। थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान देते हैं। डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस, RFERENC, तो इन पे बातचीत करते हैं। अच्छा, हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक्सरे सीधी लाइन में चलती है, मतलब सीधे चलने में वैसा ही प्रॉपर्टी है जो लाइट की, कोई अंतर नहीं है, सीधी चलती है। और कहीं टकरा जाए तो भाई फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे लागू होते हैं। तो बच्चों अब हमें ये देखना है कि लाइट कब सीधी नहीं चलती टकराने के अलावा। तो जो लाइट है वही एक्सरे की प्रॉपर्टी भी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर एक्सरे की जो वेवलेंथ है लैम्डा, ये मीटर में होती है ना, प्लस का साइज बहुत छोटा होता है, तो नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम टाइप का सोचे। अगर उसी साइज का कोई गैस मॉलिक्यूल मिल गया, कोई पार्टिकल मिल गया जिस साइज का वेवलेंथ है, लगभग लगभग कह रहा हूं, लगभग उसी साइज का अगर ऑब्स्टेकल मिल जाए तो लाइट सीधे रास्ते पे चलना छोड़ भी देती है। थोड़ा बात समझ में आई? हाँ। हाँ, दूसरी बात, अगर कभी किसी पाइप से गुजारी है लाइट रेस को, बारीक पाइप है, बहुत ही बारीक पाइप, और इसका जो रेडियस या डायमीटर है वो भी उसी रेंज का है, लैम्डा की रेंज का, तो साइज लगभग सेम है। तो बच्चों लाइट इससे सीधे निकल तो जाएगी, निकलने के बाद टेढ़ी हो जाएगी, इधर को या इधर को। इसे भी डिफ्रेक्शन ही कहते हैं। क्या मैं समझा पाया? हाँ। डिफ्रेक्शन, कोई भी वेव, कोई भी वेव, मैं कोई भी वेव कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर किसी पाइप से गुजरे, बारीक से होल से, और जो होल है वो उसका अपना जो साइज है वो भी इस रे के वेवलेंथ के लगभग आसपास ही है,
तो लाइट पाइप से तो निकल रही, निकलने के बाद सीधे जाने के बजाय मुड़ जाती है। हमेशा नहीं मुड़ती, तभी मुड़ती है जब जो जहां से पास हो रही है उसका अपना जो साइज है वो वेवलेंथ के आसपास ही हो। अगर ऐसा होता है तो लाइट अपना सीधा रास्ता छोड़ देती है। दिस इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन। तो मैंने डिफ्रेक्शन दो तरीके से बताया। अगर लाइट अपने साइज वेवलेंथ के साइज के किसी ऑब्स्टेकल से टकराए तब भी ऐसा होता है, और अगर उसी साइज के किसी होल से पास हो जाए तब भी ऐसा होता है। क्लियर हुआ या नहीं डिफ्रेक्शन? हाँ। यस सर। डिफ्रेक्शन पूरा ऑप्टिक्स आपके कई साथियों ने पढ़ डाला होगा, लेकिन एक्चुअल में डिफ्रेक्शन कहते किसको है ये समझ नहीं आता कई बार बच्चों को। तो ये समझना जरूरी है कि डिफ्रेक्शन लाइट की रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी जो है, सीधे लाइन पे चलने की जो प्रॉपर्टी है, वो छोड़ने को बोलते हैं। कब छोड़ना? दीवार पे टकराने वाला नहीं, वो तो सभी जानते हैं। अगर कोई वेव अपने वेवलेंथ के लगभग बराबर साइज के ऑब्स्टेकल से टकरा जाए या उसी साइज का कोई होल है उससे पास हो जाए तो लाइट सीधा चलना छोड़ के टेढ़ा मेढ़ा चलती है, अपने सीधे चलने की प्रॉपर्टी छोड़ देती है। दिस इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन। डिफ्रेक्शन पे बच्चों काफी बड़ा आर्टिकल है, चैप्टर है पूरा ऑप्टिक्स में, हम वहीं पढ़ेंगे, बल्कि इंटरफेरेंस पे भी है। अब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस। तो उससे पहले हम ये समझना चाहेंगे, जब कोई वेव हम लोग दिखाते हैं तो नॉर्मली हम साइन या क्रॉस के ग्राफ से दिखाते हैं वेव, क्योंकि वेव भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, ऐसे दिखाए जा सकते हैं। अब मैं दो वेव बना रहा हूं कहीं पर, एक वेव इस समय इधर है और फिर नीचे है, और दूसरी वेव पहले नीचे है फिर ऊपर है। तो बेटा पहले हाफ फेज में देखोगे 0 से t/2 तक, तो हम ये कहेंगे कि ये अपोजिट फेज में, क्योंकि एक पॉजिटिव फेज में मानी जाएगी तो दूसरी उस समय नेगेटिव में। नेगेटिव। लेकिन अगर यहीं पर एक वेव और हो जाए जो ऊपर ही है, जैसे भी 0 से t/2 तक, तो अब आप ये पहली दो को सेम फेज में कहेंगे या नहीं? हाँ। और ये दोनों तीसरे के अपोजिट फेज में। अपोजिट फेज और सेम फेज क्या है? अरे मतलब दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं जैसा समझ लो। इसकी सही एक्सप्लेनेशन इंटरफेरेंस में करेंगे। तो होता क्या है बच्चों, अगर लाइट दो डिफरेंट वेव है, ये है जैसे, तो जब ये एक ही फेज में होती है तो इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जितनी इसकी इंटेंसिटी और जितनी इसकी इंटेंसिटी मिला के उससे भी ज्यादा हो जाती है। ये बड़ी जोरदार बात है। एक और एक 11 हो जाते हैं टाइप का है, ये दो नहीं होते। सरल शब्दों में समझिए, दो वेव अगर एक ही फेज में है, पैरेलल है, दोनों कोहेरेंट सोर्स से आई है, ये सब शब्द बाद में सीखोगे, छोड़ो अभी। और दोनों की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ एक ही है लगभग, दोनों अगर एक ही फेज में मिलती हैं तो दोनों की मिला के जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा ही हो जाती है। दोनों की जितनी इंडिविजुअल थी वो जोड़ के उससे भी ज्यादा हो जाती है। और अगर अपोजिट फेज में मिले तो वो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल करती हैं, और नेट इंटेंसिटी, दोनों की इंटेंसिटी का जो अंतर है उससे भी कम हो जाता है वहां। क्या ये मैं समझा पाया? हाँ। यस। तो बच्चों दो वेव पैरेलल हैं, बहुत क्लोज हैं, और वो मिलती हैं, ओवरलैप हो रही हैं, तो जो रिजल्टेंट आता है वो ऐसा पैटर्न आता है, कहीं पर चमकदार, फिर अंधेरा, फिर चमकदार, फिर अंधेरा, फिर चमकदार पैटर्न। क्योंकि सेम फेज में जहां मिलती है वहां इंटेंसिटी बहुत होती है, तो वो चमकदार हो गया,
अपोजिट में मिल गई तो उन्होंने एक दूसरे को ही खत्म कर डाला, वहां डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पर चमकदार होगा, फिर डार्क हो जाएगा, फिर चमकदार होगा, फिर डार्क हो जाएगा, फिर चमकदार होगा, फिर डार्क हो जाएगा। अगर ऐसा पैटर्न कहीं मिलता है, दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। क्या मैं समझा पाया? हाँ, इंटरफेरेंस में क्या होता होगा बच्चों? ऐसे इंटरफेरेंस में दो वेव सेम फेज में मिलती हैं तो नेट इंटेंसिटी उनकी इंडिविजुअल जो इंटेंसिटीज थी उनको जोड़ के जितना आता उससे भी ज्यादा हो जाती है। और अगर अपोजिट फेज में मिलती है तो फिर जो इंडिविजुअल वो नेट इंटेंसिटी उससे भी कम हो जाती है अपोजिट उसमें। अच्छा, ठीक हो गया। तो पैटर्न कैसा मिलेगा, समझ में आया? ठीक हो गया मेरे ख्याल से। अब तुम्हें समझ में थोड़ा थोड़ा आया कि अच्छा इंटरफेरेंस जहां पर होता है बच्चों, वहां डार्क ब्राइट पैचेज मिलते हैं। ये डार्क रेड ब्राइट है, डार्क रेड ब्राइट, ऐसे अल्टरनेट मिलेंगे। इंटरफेरेंस में ऐसा होता है। और जो पहले पढ़ाया डिफ्रेक्शन, वहां लाइट सीधा चलना छोड़ देती है। कब छोड़ती है हमने ये सीखा था। तो क्या तुम दोनों बात शब्दों को समझ पाए अभी? तो बच्चों जहां पर ब्राइट पैच बनता है, इसको नाम से ही समझ रहे हो, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ, अरे IN होगा यार, इंटरफेरेंस। और जहां डार्क पैचेज बना, नाम से क्लियर है, वहां क्या बोलना चाहिए? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बस हो गया। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? अरे यार नाम से सोचो, जब दोनों वेव एक ही फेज में होंगी तो फिर उनकी इंटेंसिटी जुड़ के काफी ज्यादा हो जाती है। और जहां पर ऐसा होता है वहां पर ब्राइट फीचर्स हैं काफी, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। बच्चों ऐसा साउंड वेव में भी होता है, लेकिन लाइट में तो पैचेज दिखेंगे, साउंड में क्या दिखेगा? साउंड में ये होता है जैसे कोई फिल्म हॉल है, बड़े हॉल में आप लोग बैठे हैं। अब हॉल की ये छत है, आप यहाँ पर, हॉल ऐसे है मान लेते हैं, इसमें सीढ़ियां लगी हैं, लोग बैठे हैं। आप तक एक तो सीधे साउंड सिस्टम से लाइट साउंड आई। ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि साउंड पहले दीवार से टकराए और वो भी आपको आ जाए, तो दो वेव आ गई आपका, देखो। हाँ, तो अगर ये दोनों एक ही फेज में होंगे तो दोनों जुड़ के काफी ज्यादा, तो आपको कुछ ज्यादा ही तेज आवाज सुनाई देगी यहाँ पर बैठ के। ये पॉसिबल है कि हॉल में कुछ जगहों पर कुछ ज्यादा तेज आवाज सुनाई दे और कुछ जगहों पर आवाज कुछ ज्यादा ही कम सुनाई दे। जहां कम होगा आप समझ जाइए, अच्छा वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया हो। एक बड़े हॉल में ये पॉसिबल है, क्योंकि वेव दो तरह से आ जाती हैं। एक सामने से साउंड सिस्टम से आती है, एक दीवार से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है हमारे कानों तक। वो साइड की दीवार भी हो सकती है, छत भी हो सकती है, तो आवाज गूंजने लगती है कई बार, ये पॉसिबल है। ऐसा कभी हुआ? हाँ, तो ये भी इंटरफेरेंस ही है साउंड वेव का। इससे बचने के लिए बच्चों जो फिल्म हॉल होते हैं
उनकी चारों दीवारों और छतों में थर्माकोल लगाते हैं। वो थर्माकोल है या ऊनी कपड़े होते हैं, ये ना हम वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं काफी हद तक। अब अगर दीवारों वालों ने रिफ्लेक्ट नहीं किया, एब्जॉर्ब कर लिया, छत वाले ने भी, तो ठीक है। अब हम पर केवल एक ही आवाज आएगी सामने से, और एक ही वेव एक ही तरफ से आ रही है, तो उनमें कोई कुछ नहीं होना है, वो सही आपको साफ सुनाई देता है। तो ये किया जाता है हॉल में। तो ब्रेड्स लॉ ये है बच्चों। अब हम ब्रेड्स लॉ पे आते हैं। ब्रेड्स लॉ के लिए ये फाउंडेशन बनाने में लग गया था मैं तो इतनी देर से। वहां ये है जो क्रिस्टल का पैटर्न है, आप उसे ऐसा समझ सकते हैं, जो क्रिस्टल हैं वो इस तरह से लगे हैं, मान लीजिए ये जो पैचेज हैं ये क्रिस्टल्स हैं। लाइट आती है, एक्सरेज इस पे पड़ती हैं, यहां भी आ सकती है और रिफ्लेक्ट हो रही है, मान लेते हैं। अगर मैं दो क्रिस्टल के बीच की दूरी को डी मानता हूं, तो आप इसको थीटा मान लीजिए। यहां पर अगर ये दूरी डी है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल जैसा समझिए आप, जिसमें ये दूरी डी है और ये एंगल थीटा है। बच्चों, एक्सरे ने ये दूरी तय की है क्रिस्टल के अंदर। इस दूरी को हम ज्योमेट्रिकली 2D sin थीटा कहते हैं। अगर ये एन लैम्डा के बराबर हो जाए तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। 2D sin थीटा कितना हो जाए? एन लैम्डा। हाँ, n 1 2 3 4 है, कोई नहीं। तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और डिस्ट्रक्टिव भी होगा, लेकिन उसको दिखेगा नहीं, तो छोड़ो उसे। केवल इस लॉजिक के आधार पर नोबेल अवार्ड मिला बच्चों, और क्रिस्टल के बारे में आपकी जानकारियां काफी ज्यादा बढ़ गई। ब्रेड्स लॉ आपके शायद सिलेबस में नहीं है मेरे ख्याल से। मैं केवल जानबूझ के बता रहा था कि एक्सरेज और उनकी चीजों ने कितना जबरदस्त किया कि लाइट डिफ्रेक्ट हो रही है, क्योंकि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं उन वो भी लगभग उसी साइज के हैं जो वेवलेंथ है। क्रिस्टल के बीच का गैप, सॉरी, क्रिस्टल के बीच का गैप जो है वो 0.1 नैनोमीटर के आसपास का, वो लगभग उतना ही आ रहा है जितना एक्सरे की वेवलेंथ है। तो वो क्या हो रहा है उससे? हेलो, राइट, डिफरेक्ट हो रही है और वापस दोबारा जब मिलती है तो इंटरफेयर करती है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। दो चीजें हो रही है। डिफ्रेक्शन इसलिए क्योंकि जो गैप है क्रिस्टल के बीच का, वो आपको लगभग 0.1 नैनोमीटर के आसपास का दिखता है। तो ब्रेड ने इस आधार पर, जो क्रिस्टल थे बच्चों, क्रिस्टल को हम आंखों से इतना बारीक नहीं देख सकते, उनके बारे में केवल एक्सरेज के दम पे बता दिया। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, थोड़ा बहुत तो आई होगी। हाँ। एक्सरे ब्रेड्स लॉ के बारे में एससी वर्मा सर ने जो लिखा है, थोड़ा सा उसे जरूर पढ़ना। और मैं ये मान के चलता हूँ इसी के साथ ही आपका पूरा चैप्टर हो जाता है। अब आपको क्वेश्चंस कितने करने हैं ये आपको तय करना है। क्वेश्चंस खुद करेंगे आप लोग, तो जितना भी आपको इंटरेस्ट है करिए, आप नहीं आता है तो पूछिए। तो मैंने आप मोजले लॉ और ब्रेड्स लॉ जानबूझ के बताए, ताकि एक्सरे के आधार पे लोगों ने कितनी खोज की ये तो पता लगे इंसान को। तो बाकी बातचीत हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलिए, इसमें इतना ही करते हैं। कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं। चलो ठीक है।